Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज अपन बात करते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड, जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के बारे में। तो आज इससे पहले भी मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया और हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बताया। आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे व्यापार अथवा पैसे के लाभ। व्यापार अथवा पैसे के लाभ, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के। सर्वप्रथम इस शीर्षक के अंतर्गत करदाता को व्यापार अथवा पैसे से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर लगता है। व्यापार, बिजनेस या प्रोफेशन। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस किसे कहेंगे और बिजनेस से होने वाले अथवा बिजनेस से होने वाले लाभ को कैसे प्राप्त होंगे और पैसा किसको मानेंगे, ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आयकर अधिनियम की धारा सेकंड 13 एवं सेकंड 36 में व्यापार अथवा पैसे की परिभाषा दी गई है, जो 3 तरीके से बताई हुई है: व्यापार, पैसा और व्यवसाय। ये 3 चीज़ें होती है। तो व्यापार धारा 213 के अनुसार व्यापार में कोई लेन देन, वाणिज्य या वस्तु उत्पादन अथवा अन्य कोई साहस जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु उत्पादन की प्रकृति का हो। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स ऑफ मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यापार का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें सभी प्रकार के लेन देन, वस्तुओं का उत्पादन, उद्योग, बैंकिंग, यातायात आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के सभी प्रयास एवं कार्य जो करदाता लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है, व्यापार के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी करदाता लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी कार्य करता है तो उनको व्यापार की श्रेणी में मानेंगे। दूसरी स्थिति है पैसा। पैसा आयकर अधिनियम में पैसे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। आयकर अधिनियम की धारा 236 में केवल इतना दिया हुआ है कि पैसे, प्रोफेशन, इसमें प्रोफेशन में व्यवसाय शामिल है। अतः पैसे शब्द का हम यहाँ उसी अर्थ में प्रयोग करेंगे जिस अर्थ में साधारणतः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पैसे से तात्पर्य उन कार्यों से है जिनमें बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की विशेष आवश्यकता रहती है, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट, इंजीनियर, सर्जन, आयकर सलाहकार आदि के कार्य। तीसरी स्थिति है व्यवसाय। व्यवसाय में सभी कार्य एवं क्रियाएं आ जाती है जो जीविकोपार्जन के लिए की जाती है, जैसे दलाली, संगीत, नृत्य आदि। उपरोक्त तीनों साधनों से प्राप्त आय, चूँकि एक ही शीर्षक के अंतर्गत कर लगता है, अतः तीनों में से विभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तीनों में जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं व्यापार अथवा पैसे के लाभ शीर्षक में कर योग्य आय, कि कौन कौन सी आय कर योग्य होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यापार अथवा पैसे की आय। ऐसा व्यापार अथवा पैसे के लाभ जो करदाता द्वारा गत वर्ष में कभी चलाए गए हो। यदि कोई करदाता प्रतिभूतियों के विक्रय करने पर व्यापार करता है तो ऐसे क्रय विक्रय से होने वाली आय इस शीर्षक में कर लगाया जाएगा। इसी प्रतिभूतियों से यदि कोई ब्याज की आय प्राप्त होती है तो उस ब्याज पर भी इस शीर्षक में कर लगेगा। दूसरी है प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। प्राप्त कोई क्षतिपूर्ति की राशि अथवा अन्य कोई भुगतान। पहला, किसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी भी नाम से पुकारा जाता है तथा जो किसी भारतीय कंपनी अथवा अन्य किसी कंपनी का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण प्रबंध करता हो, अपने प्रबंध की समाप्ति पर अथवा
प्रबंध की शर्तों में परिवर्तन करने के संबंध में हो। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा जो चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार से संबंधित भारत में एजेंसी हो, ऐसी एजेंसी की समाप्ति पर अथवा एजेंसी की शर्त में परिवर्तन करने से संबंध। तीसरा है सरकारी स्वामित्व वाले अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित किसी निगम के द्वारा किसी व्यापार अथवा संपत्ति को प्रबंध अपने हाथ में लेने पर किसी व्यक्ति के द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि। अगला पॉइंट है वो है व्यापारिक संघों की आय। व्यापारिक संघ एक व्यापारिक, व्यावसायिक अथवा अन्य प्रकार के किन्हीं अन्य व्यक्तियों के समुदायों द्वारा अपने सदस्यों के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करने के फलस्वरूप प्राप्त आय। इसके बाद अपन बात करते हैं किसी विशिष्ट ठहराव के अंतर्गत प्राप्त राशि। किसी विशिष्ट ठहराव के अंतर्गत प्राप्त राशि निम्न ठहराव के कारण नगद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्त अथवा प्राप्य कोई भी राशि व्यापार अथवा पैसे की आय शीर्षक में कर योग्य होगी। पहला, किसी भी व्यवसाय या पैसे के संबंध में कोई गतिविधि अथवा क्रियाकलाप नहीं करने के लिए अथवा ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिपिकार, व्यापार चिन्ह, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी अथवा इसी प्रकार का अन्य कोई व्यापारिक अधिकार या सूचना अथवा तकनीकी जो वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवाओं की व्यवस्था में सहयोग करते हैं में हिस्सा लेने पर, परंतु किसी वस्तु के निर्माण अथवा प्रसंस्करण के अधिकार के स्थानांतरण के बदले अथवा किसी व्यापार या पैसे के चलाने के अधिकार के स्थानांतरण के बदले नगद अथवा वस्तु के रूप में प्राप्य अथवा प्राप्त ऐसी कोई राशि जो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हो तो वह इस उपधारा के तहत इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। इसके बाद है लाभ अथवा अनुलाभों का मूल्य। किसी करदाता को अपने व्यापार अथवा पैसे से प्राप्त लाभ एवं अनुलाभों को मूल्य, चाहे इन अनुलाभों का मूल्य मुद्रा में परिवर्तनीय हो अथवा नहीं हो। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी द्वारा अपने वकील को रहने के लिए मुफ्त दिए गए मकान की सुविधा वकील के पैसे की आय होगी। तो व्यापार अथवा पैसे के लाभ शीर्षक में कर योग्य जो आय थी मोस्ट तो मैंने बता दी आपको, और अब कुछ आयें और होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मकान संपत्ति की प्राप्ति। यदि कोई करदाता अपनी मकान संपत्ति को प्रयोग ऐसे व्यापार अथवा पैसे के लिए करता है जिसका लाभ कर योग्य है तो ऐसी मकान संपत्ति की वार्षिक मूल्य पर मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर नहीं लगता। ऐसी मकान संपत्ति की आय अथवा व्यापार अथवा पैसे की आय शीर्षक में ही कर लगता है। अवैध व्यापार से आय। अगर कोई करदाता आयकर में आय की वैधता अथवा अवैधता का विचार नहीं किया जाता, इनकम टैक्स जहां नाम आ जाए वहां वैध और अवैध को आपको भूल जाना है। इस आधार पर तस्करी के व्यापार से लाभ अथवा प्रतिबंधित सरकार की बिक्री के लाभ अथवा चोरी के माल या क्रय बिक्री के लाभ इस शीर्षक में कर योग्य होते हैं। इस प्रकार अवैध व्यापार करने वाला व्यक्ति अवैध व्यापार के व्यय एवं हानियों ऐसे व्यापार को आय में से घटा सकता है। जब्त किए गए माल का मूल्य भी घटा सकता है, परंतु नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया अर्थदंड नहीं घटाया जा सकता। वित्त अधिनियम 1998 धारा 37(1) में कर निर्धारण वर्ष 62-63 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार करदाता को ऐसे कार्य के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी जो कानून द्वारा वर्जित है। अब बात करते हैं अपन, अगला पॉइंट जो है वो है एक निर्यातकर्ता को स्वीकृत आयात लाइसेंस की बिक्री से होने वाला लाभ। भारत सरकार की किसी योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्यात के बदले में दी गई नगद सहायता, भले ही इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। इसके बाद हो सकता है किसी निर्यातकर्ता को वापस की गई अथवा वापस की जाने वाली उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी अथवा आयात निर्यात की राशि। एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध ड्यूटी एनालाइटमेंट पासबुक योजना, यह एक निर्यात संवर्धन योजना है। इसके तहत निर्यातक को आयात शुल्क की जमा स्वीकृति की जाती है। जमा की राशि का निर्धारण पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। इस जमा राशि का उपयोग निर्यातक आयातित माल पर शुल्क के भुगतान के लिए कर सकता है। यदि निर्यातक जमा का उपयोग
स्वयं करता है तो उसकी लागत घट जाती है, परिणाम स्वरूप उसका लाभ बढ़ जाता है। इसके बाद एक निर्यातकर्ता को उपलब्ध शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट के हस्तांतरण से होने वाला लाभ, यह भी एक निर्यात संवर्धन की योजना है। यह उस दशा में लागू होती है जब निर्यात माल के निर्माण में आयातित कच्चे माल का उपयोग हुआ है। इसके तहत पुनः पूर्ति निर्यात के लिए निःशुल्क शुल्क आयात करने के प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। शुल्क मुक्त आयात की मात्रा को निर्धारण उस माल के निर्माण के लगने वाले कच्चे माल की मात्रा के अनुसार पूर्व निर्धारित प्रभाव से तय किया जाता है। इस प्रमाण पत्र को शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। भविष्य में करदाता इसका स्वयं उपयोग करता है तो आयात शुल्क न चुकाने के कारण उसका लाभ बढ़ जाता है, और यदि करदाता अन्य निर्यातकों को इसे स्थानांतरित कर देता है तो उनसे मिलने वाली राशि करदाता की व्यापार अथवा पैसे की आय होगी। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दिया गया अनुदान जिसे वापस करना होता है करदाता की आय नहीं होता है। किसी फर्म के साझेदार द्वारा प्राप्य अथवा कोई वेतन, ब्याज, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, परंतु यदि ये राशि अथवा इनका कोई भाग फर्म की आय की गणना करते समय धारा 14(b) के तहत कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है तो उस राशि को साझेदारी की ऐसी आय में से घटा दिया जाएगा। शेष राशि साझेदार की आय होगी। इसी प्रकार प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त राशि जिसमें उसका बोनस भी शामिल है, भूमि, ख्याति अथवा वित्तीय प्रलेख छोड़कर अन्य किसी पूंजी संपत्ति को गिरा देने, नष्ट हो जाने या प्रयोग से हटा देने के हस्तांतरण करने पर भी नकद या वस्तु के रूप में प्राप्त अथवा प्राप्य कोई राशि बशर्ते ऐसी संपत्ति किए गए संपूर्ण व्यय की धारा 35(a)(d) के तहत कटौती स्वीकृति की गई हो। सट्टा व्यापार के लाभ इस प्रकार से यह आपका व्यापार अथवा पैसे में लगने वाले पैसे के लाभ शीर्षक में कर योग्य आय मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। कल अपन बात करेंगे इसके सिद्धांतों की, व्यापार अथवा पैसे के लाभों पर कर लगाने से संबंधित सामान्य सिद्धांत। थैंक यू।